नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 22 अगस्त 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज इलेक्टोरल इंटीग्रिटी से संबंधित। इसके बाद देखो दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्युलरिज्म से संबंधित। एक एक्ट आया है पंजाब में। फिर इसके बाद तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं आज, पटना हाईकोर्ट ने नॉइस के मामले में एक बढ़िया जजमेंट दिया है, तो इस इशू से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नॉइस एंड नॉइस से संबंधित है, मतलब नॉइस पोल्यूशन। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप फील करिएगा। मान लो आप ना अपने रूम में यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, पड़ोस में एक शादी चल रही है, रात के 11 बज गए हैं, वहां पे एक बड़ी सी डीजे ट्रॉली बज रही है, आवाज इतनी तेज है कि भाई दीवार शीशे तक हिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप पुलिस को फोन करोगे, उन्हें बताओगे कि भाई 10 बजे तक की लिमिट है, आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन क्या हर बार पुलिस को फोन करके ही बताना पड़ेगा? क्या पुलिस प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेगी? बस यही एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो पटना हाईकोर्ट ने उठाई है। केस का नाम है सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अभी इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस राजीव रॉय, जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि देखो पटना में ना ये जो डीजे ट्रॉलीज है ना, मतलब जैसे किसी व्हीकल के ऊपर ही डीजे लगाया होता है। जैसे वो मूवी नहीं है गैंग्स ऑफ वासेपुर, मनोज वाजपेयी डीजे पे चल रहे होते हैं, हजरात हजरात, वैसा सा डीजे डीजे ट्रॉली। तो कोर्ट ने ना, जो बिहार का ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, इनको बहुत जबरदस्त लताड़ लगाई और कहा कि आप पोल्यूशन रोकने में ना पूरी तरह से फेल हो गए हो। कोर्ट ने पुलिस से परमिशंस और एक्शन रिपोर्ट मांगी। अक्टूबर में ना पुलिस ने, मतलब पिछले साल की रिपोर्ट है, पिछले साल का ये केस चल रहा था, तो पिछले साल अक्टूबर में ना पुलिस ने कोर्ट को एक रिपोर्ट दे दी और पुलिस ने ये बताया कि उन्होंने इक्विपमेंट्स सीज किए हैं और फाइन भी लगाए हैं। लेकिन कई जगह तो देखो पुलिस ने जीरो एक्शन दिखाए हैं, जैसे मसूरी में। तो जस्टिस रॉय ने बोला अनबिलीवेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पे किसी ने डीजे ट्रॉली ना बजाई हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्टली समन किया और बोला कि भाई आप जो ये एफिडेविट फाइल कर रहे हो कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट है, सीधा कॉपी पेस्ट है। तो फिर देखो 14 अगस्त को, अभी जो 14 अगस्त था ना, इस 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर पास किया और पूरे स्टेट के लिए ना स्ट्रिक्ट जो डायरेक्टिव्स है ना वो लागू कर दिए। अब आर्टिकल में ना कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाती है। जैसे देखो हमारे पास में ना नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, लेकिन उनका जो इंप्लीमेंटेशन है ना जमीन पे बिल्कुल जीरो है, नील बड़ा सन्नाटा। मतलब नॉइस पोल्यूशन को कोई सीरियस लेता ही नहीं है, पुलिस भी सीरियस नहीं लेती। पुलिस देखो अपने आप तो कभी एक्शन लेती नहीं, अगर पब्लिक कंप्लेंट आती है तो पुलिस कभी कभार थोड़ा सा हिलती है। और ये पब्लिक के लिए ना बहुत ज्यादा एब्सर्ड है कि आप मतलब कानून बना के आपने छोड़ दिया, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जीरो इंप्लीमेंटेशन है। और होता क्या है, सोशल फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। शोर आमतौर पे ना सोशल इवेंट्स में होता है, जैसे शादी में, पब्लिक रैलीज में, रिलीजियस फेस्टिवल्स में। और लोग सोचते हैं कि डीजे ट्रॉली बजाना इन सब इवेंट्स में ये तो हमारा कल्चरल फंडामेंटल राइट है, लोगों को ये लगता है। वो ये नहीं सोचते कि भाई इसकी वजह से बाकी लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और सरकार भी जानबूझ के इस टोलरेशन को, नॉइस पोल्यूशन के टोलरेशन को इसलिए टोलरेट करती है क्योंकि भाई उनको लगता है कि ये इससे हमारे जो वोटर हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए वो तंग करते ही नहीं है। सरकारें जानबूझ के इन इवेंट्स को टोलरेट करती हैं। तो अब कोर्ट ने क्या डायरेक्टिव्स लागू करवाए हैं, क्या प्रैक्टिकल ऑर्डर दिया है? सबसे पहले पुलिस को ना अब रेगुलर चेक करने होंगे। कंप्लेंट का वेट नहीं करना कि जब कोई कंप्लेनेंट आएगा उसके बाद हम एक्शन लेंगे, नहीं। पुलिस को रेगुलर चेक्स करने होंगे कि कोई डीजे ट्रॉली तंग तो नहीं कर रहा है जनता को। दूसरा दूसरा डायरेक्टिव ये दिया है, सभी डीजे साउंड सिस्टम और इवेंट हॉल जो हैं उनको रजिस्टर करवाना होगा सब डिविजनल अथॉरिटीज के पास में, क्योंकि जो चीज रजिस्टर होगी भाई उन्हीं को तो ट्रैक किया जा सकता है ना। तो जितने भी डीजेज हैं, साउंड सिस्टम है, इवेंट हॉल्स हैं, उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
देखो कानून ये कहता है 10 बजे जो डीजे है, साउंड है, वो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऑपरेटर कहते हैं बस 2 मिनट और। इसलिए कोर्ट ने ना एक अच्छी चीज की, 10 बजे के बजाय 9:55 की लिमिट लगा दी कि 9:55 पे बंद होना चाहिए आपका, और 5 मिनट का आपका ये बफर टाइम है पैक पुक करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो यहां पे अब वो बहाना नहीं मार सकेंगे सिर्फ 2 मिनट और, 2 मिनट और। तो अब देखो थोड़ा और कानून वगैरह की हम बात करते हैं। जैसे नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 हैं इसके लिए, नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए। ये रूल्स देखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सरकार के द्वारा इशू किए गए थे। अब इन रूल्स के अनुसार परमिसिबल लिमिट कितनी है नॉइस की, रूल्स में देखो साफ तौर पे लिमिट सेट की गई है। रेजिडेंशियल एरिया में दिन में 55 डीबी अलाउड है, रात को ये लिमिट 45 डीबी हो जाती है। WHO देखो ये कहता है 65 डीबी के ऊपर नॉइस जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर नॉइस 65 डीबी के ऊपर जाता है तो भाई अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फिर हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लीप डिसऑर्डर होता है, ये सब होता है। यहां पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है। संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है। अब इसमें देखो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का भी राइट शामिल है, और कोर्ट ने बार बार कहा है कि भाई अनलॉफुल जो नॉइस है वो गलत है, वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। अब यहां पे कुछ सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त जजमेंट्स भी आती हैं। जैसे 2005 का इन री नॉइस पोल्यूशन केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नॉइस को पब्लिक न्यूसेंस माना था और यह बोला था कि शांति से जीने का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। फिर चर्च ऑफ गॉड वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन 2000 का केस है। अब इस केस में कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया था कि कोई भी रिलीजन दूसरों की शांति भंग नहीं कर सकता, और कोई भी रिलीजन दूसरों की शांति भंग करना सिखाता भी नहीं है। समझ गए? यानी बच्चों को और बुजुर्गों को शांति के साथ जीने का पूरा अधिकार है। और देखो लास्ट में आर्टिकल में यह बोला जाता है कि पटना हाईकोर्ट ने ना इस केस में क्वेसी रेगुलेटर का काम किया। अब ये जरूरी था क्वेसी रेगुलेटर बनना, वैसे ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इसीलिए फिर जुडिशरी को अपना एक्टिविज्म जो है वो दिखाना पड़ता है। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म में जुडिशरी हर चीज मैनेज नहीं कर सकती। असली सक्सेस देखो तब होगी जब सरकार सुधरेगी। समझ रहे हो? मतलब आपने लॉ बना के छोड़ दिया, उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ये तो देखो फेयर नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो इसलिए इस पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में अब सरकार को सुधरना चाहिए और बाकी राज्य सरकारों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर जो है वो भी एक फाइल में दब के रह जाए और इस पर कोई एक्शन ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। फिर देखो ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सेकुलरिज्म से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बात अप्रैल 2026 की है। पंजाब के गवर्नर ने ना एक नए कानून को अपनी अप्रूवल दी, और कानून का नाम क्या है? कानून का नाम है जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट। और इस कानून में ना एक बहुत बड़ा प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है? अगर देखो कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करता है यानी सैक्रिलीज करता है ना, तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इतना बड़ा प्रोविजन है। बैकग्राउंड क्या है? देखो 2015 में ना पंजाब के बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला में ना बेअदबी की घटनाएं सामने आई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं सामने आई। उसके बाद देखो प्रोटेस्ट हुए और बेहबाल कला में पुलिस ने फायरिंग भी की जिसमें 2 प्रोटेस्टर्स मारे गए। पूरा देखो 1 दशक बीत गया, यानी 10 साल बीत गए उस प्रोटेस्ट को हुए। उस गुस्से को शांत करने के लिए ना जो ये सैक्रिलीज हुआ था ना, उस यानी बेअदबी हुई थी, इस गुस्से को शांत करने के लिए ना स्टेट ये कानून लेके आया है। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं पेपर में ये भले ही पब्लिक सेंटीमेंट को शांत करने का आपको तरीका लगे, लेकिन हकीकत आप देखोगे तो ये इंडिया का सबसे सख्त सैक्रिलेज कानून जो है वो बन गया है।
सबसे सख्त। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। देखो इंडिया एक सेकुलर रिपब्लिक है। सेकुलरिज्म हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। सरकार सभी सिटीजन्स को फ्री स्पीच की गारंटी देता है। तो देखो ऐसे देश में रिलीजन के डिसरिस्पेक्ट के लिए पुलिस केस और उम्र कैद की सजा, ये तो देखो सीधा सीधा एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से टकराव है। आप ना थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करो। कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे एक टर्म है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है इस निंदा। ये देखो ब्लास्फेमी जो है ये एक एक्सप्रेसिव रोंग है। मतलब आपने बोलकर, लिखकर या फिर कोई इमेज बना के किसी धर्म को, किसी धर्म के भगवान या फिर प्रोफेट का अपमान किया है, तो ये ब्लास्फेमी है। तो ब्लास्फेमी जो है वो एक्सप्रेशन से जुड़ा है। आपने फिजिकली कुछ मतलब ऐसे तोड़ा वगैरह नहीं है, लेकिन आपने कोई इमेज बनाई है या फिर कुछ ऐसा बोला है जिससे कि किसी धर्म या फिर धर्म के भगवान का अपमान हुआ है, तो ये ब्लास्फेमी होता है। आप बोलोगे सर ये सैक्रिलेज से कैसे अलग है? देखो सैक्रिलेज जो है इसका मतलब होता है बेअदबी। इसमें कंडक्ट बेस्ड रोंग है। ये इसमें एक्सप्रेशन नहीं होता। इसमें आप कुछ गलत कर रहे हो, अपना एक्शन ले रहे हो। जैसे देखो किसी पवित्र जगह को आपने तोड़ दिया, किसी पवित्र किताब को या फिर मूर्ति को आपने फिजिकली तोड़ फोड़ दिया, वेंडलिज्म कर दिया। समझ रहे हो? ये एक्शन से जुड़ा है। सैक्रिलेज जो है ये एक्शन से जुड़ा है और ब्लास्फेमी ये एक्सप्रेशन से जुड़ा है। समझ गए? तो इंडियन लॉज क्या कहते हैं? देखो पहले तो आईपीसी हुआ करता था। पहले आईपीसी हुआ करता था, आज के समय में बीएनएस है। तो सेक्शन 298 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 298 बीएनएस, पहले आईपीसी सेक्शन 295 हुआ करता था। आज के समय में सेक्शन आईपीसी 295 नहीं है, अब सेक्शन 298 बीएनएस है। ये जो सेक्शन है ना स्ट्रिक्टली देखो सैक्रिलेज के लिए है। अगर आप फिजिकली किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को डैमेज करते हो अपने एक्शन से, धर्म का अपमान करने के इंटेंशन से, तो उसके लिए है ये सेक्शन 298A। आप बोलोगे सर बीएनएस सेक्शन 299 क्या है? जो पहले आईपीसी में सेक्शन 295A हुआ करता था, अब है बीएनएस सेक्शन 299। ये ब्लास्फेमी के लिए है। सेक्शन 299 ब्लास्फेमी के लिए है। डेलिब्रेट ढंग से आपने कुछ बोला, कुछ ऐसा साइन किया, इमेज बनाई जिससे किसी धर्म का अपमान हो, धर्म के भगवान का अपमान हो, तो उसके लिए ये बीएनएस सेक्शन 299 है। तो पंजाब का ये नया एक्ट आया है ना जिसकी मैंने आपको बात अभी बताई है, ये जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट। अब दिक्कत ये है, ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट देखो सैक्रिलेज और ब्लास्फेमी का फर्क ही मिटा देता है। मतलब इस एक्ट के फर्स्ट हाफ में तो क्या बात की गई है? सैक्रिलेज की बात की गई है, बेअदबी की बात की गई है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगर मान लो जो पवित्र किताब है उसको फाड़ा जाता है, जलाया जाता है, तो उसकी बात की जाती है। और सेकंड हाफ में लिख दिया गया है अगर वर्ड्स, साइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है तो वो भी इस क्राइम में आएगा। मतलब सिर्फ एक गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करना भी अब उम्र कैद की सजा दिलवा सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ये दिक्कत है। अब इसके बाद राइटर कहते हैं देखो 2007 में ना कर्नाटक के एक एडिटर थे बीवी सीताराम। तो 2007 में कर्नाटक के एडिटर बीवी सीताराम और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने अपने कन्नड़ न्यूज़पेपर में ना दिगंबर जैन मोंक्स के ना पब्लिक में बिना कपड़ों के रहने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने फिजिकली कुछ तोड़ा फोड़ा नहीं था, सिर्फ ये सवाल उठाए थे कि दिगंबर जैन्स क्यों रहते हैं पब्लिक में बिना कपड़ों के, सिर्फ सवाल पूछा था। तो ये काइंड ऑफ ब्लास्फेमी टेरिटरी में चला गया। फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया, जेल हुई। यह दिखाता है कि ऐसे जो कानून है कितने जल्दी फ्री स्पीच को कुचल देते हैं। फिर राइटर कॉलोनियल रूट्स में जाते हैं कि ऐसे जो कानून है वो आते कहां से हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप ध्यान से सुनिएगा। आज का जो बीएनएस सेक्शन 299 है, जो पहले आईपीसी में सेक्शन 295A हुआ करता था, ये कहां से आया? एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ रंगीला रसूल 1924।
लाहौर में ना एक आर्य समाजिस्ट थे, पंडित चमुपति। उन्होंने ना एक पैम्पलेट लिखा था, पैम्पलेट का नाम था रंगीला रसूल, जिसमें ना प्रोफेट मोहम्मद की शादियों पर कंट्रोवर्शियल बातें की गई थी। अब इस पैम्पलेट को पब्लिश किसने किया था? इस पैम्पलेट को ना महाशय राजपाल ने पब्लिश किया था। ये देखो, एक दूसरे पैम्पलेट के जवाब में लिखा गया था। मतलब ये रंगीला रसूल जो पैम्पलेट था, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी लिखते हैं कि वो दूसरे पैम्पलेट के जवाब में लिखा गया था। एक मुस्लिम पैम्पलेट आया था माता सीता से रिलेटेड, तो ये था सीताका चिनाला। सीताका चिनाला पैम्पलेट माता सीता के बारे में लिखा गया था। तो इसके विरोध में ये रंगीला रसूल वाला पैम्पलेट आया था। तो दोनों कम्युनिटीज के लोग आपस में पैम्पलेट्स के जरिए लड़ रहे थे उस समय। तो जो ये महाशय राजपाल थे ना, इन पे केस हुआ सेक्शन 153 ए के अंतर्गत। केस लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा और मई 1927 की बात है। मई 1927 में ना जस्टिस दलीप सिंह ने राजपाल को इक्विट कर दिया, यानी बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो सेक्शन 153 ए था ना, ये जिंदा कम्युनिटीज के लिए था। जिंदा कम्युनिटीज में अगर एनमिटी फैलाई जाती है तो उसको रोकने के लिए था। तो ये जो पैम्पलेट है माता सीता या फिर रंगीला रसूल, उन पर यह अप्लाई नहीं होता था। तो जैसे ही देखो राजपाल को बरी किया गया जस्टिस ने, तो राइट्स शुरू हो गए। जस्टिस दलीप सिंह ने सरकार को बोला कि भाई इस कानून में गैप है, इसे ठीक करो। तो तुरंत एक कमेटी बनी जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। सितंबर 1927 में ना इस कमेटी ने ही सेक्शन 295 ए बनाने का रिकमेंडेशन दिया था और बना उस समय सेक्शन 295 ए। लेकिन ट्रेजेडी आप देखिए, अप्रैल 1929 में ना, यानी 2 साल बाद, एक लाहौर के कारपेंटर थे इलम उद्दीन, उन्होंने राजपाल की चाकू मार के हत्या कर दी। कहा कि मैंने बदला ले लिया है। तो जिन्ना ने कोर्ट में इल्मुद्दीन का जो केस है ना वो लड़ा, लेकिन फिर भी उसको फांसी हो गई। मतलब जो कानून वायलेंस रोकने के लिए लाया गया था वो उस वायलेंस को रोक नहीं पाया। तो ये पूरी कहानी है। फिर देखो 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में ना इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना था कि ये सेक्शन 295 ए जो है आईपीसी का, ये सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि भाई आर्टिकल 19 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये जो कानून है ना आर्टिकल 19(2) में आता है, क्योंकि अगर लोगों की फीलिंग्स हर्ट होंगी तो फिर दंगे होंगे। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगी है ना आर्टिकल 19(2) में, एक रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, मतलब एक एक्सेप्शन है पब्लिक ऑर्डर। इसके नाम पे रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। तो पब्लिक ऑर्डर के नाम पे ये जो सेक्शन 295 ए था वो सही था। ये माना गया सुप्रीम कोर्ट ने रामजी लाल मोदी केस में। फिर देखो आते हैं फिर से। अच्छा राइटर एक बात बोलते हैं कि ये जो यूके उस समय हमारे देश में राज कर रहा था और यूके से हमने ये लिया था, लेकिन आज के समय में यूके में ये प्रोविजन खुद ही समाप्त हो गया है, लेकिन यूके से हमने लिया, हमारे देश में ये अभी भी चल रहा है। अब आप पंजाब का जुगाड़ देखिए। देखो वैसे क्रिमिनल लॉ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और कोई भी स्टेट लॉ अगर सेंट्रल लॉ से कंफ्लिक्ट होता है तो उसको पास करने के लिए ना प्रेसिडेंट की एसेंट लेना जरूरी है आर्टिकल 254 के अंतर्गत। लेकिन ना अकाली बीजेपी की सरकार थी 2016 में, उन्होंने ये बिल पास किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन किया गया। लेकिन ना सेंटर ने इसे वापस भेज दिया और बोला कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। तो फिर 2018 में भी कोशिश की गई, तब भी नहीं पास हो उसका। फिर 2025 में आम आदमी पार्टी ने कोशिश की, तब भी नहीं पास हो उसका। आप बोलोगे सर अभी कैसे पास हो गया? अभी इसलिए पास हो गया क्योंकि इन्होंने चालाकी कर ली इस बार आपकी सरकार ने। इन्होंने एक नया बिल नहीं लेके आए, ये पुराने ही एक्ट में अमेंडमेंट करते हैं, और पुराने एक्ट में अमेंडमेंट करते हैं तो भाई एसेंट लेने की आवश्यकता सिर्फ गवर्नर से थी, प्रेसिडेंट से एसेंट लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने पुराने स्टेट लॉ को अमेंड किया है। तो इसलिए इन्होंने ये चालाकी कर ली। अब यहां पे देखो राइटर ये कहते हैं ये आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट रूट का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन क्या ये कोर्ट में टिक पाएगा वो देखने वाली बात है। क्योंकि देखो 3 रुकावटें हैं इस
एक्ट के बरकरार रहने में कि ये एक्ट स्ट्राइक डाउन ना हो। पहला है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट का पुराना टेस्ट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली केस में। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था, भाई किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए ना एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई जैसे आप सिर्फ एक धर्म के लिए ये कानून बना रहे हो, दूसरे धर्मों के लिए नहीं बना रहे हो, तो इसमें राइट टू इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। आपने किस बेसिस पे एक ग्रुप को अलग कर दिया, दूसरे ग्रुप को अलग नहीं किया, तो ये गलत हो गया, तो ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया। तो करंट केस में ना एंग्लिकन चर्च इन्होंने पिटीशन किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि ये जो लॉ है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करता है। समझ गए? तो ये गलत है। अब देखना ये होगा कि ये सस्टेन कर पाएगा, एक्ट कोर्ट में नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी चीज देखो, प्रोपोर्शनैलिटी। पंजाब के कानून में ना मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस है, जज के पास में सजा कम करने का डिस्क्रिशन ही नहीं है। लेकिन देखो मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1993 केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जुडिशरी की डिस्क्रिशन छीनना ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। समझ रहे हो? तो ये जो कानून है वही गलती दोहरा रहा है, जज को डिस्क्रिशन नहीं दे रहा है। फिर नेक्स्ट फ्री स्पीच वाली बात है। क्रिमिनल लॉ देखो कॉन्करेंट लिस्ट में है और आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर स्टेट का लॉ सेंटर के लॉ से टकराता है तो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। पंजाब ने स्मार्टली एक्ट का नाम बदल के प्रेसिडेंट को बाईपास किया है, जो कि देखो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुगाड़ है एक प्रकार से। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ना आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को ना खत्म कर दिया था, ये बोल के कि भाई इसमें जो वर्ड्स हैं सेक्शन 66A में वो काफी वेग हैं, जैसे ऑफेंसिव, मेनेसिंग, ये वेग वर्ड्स हैं। तो बीएनएस सेक्शन 299 में भी ये वेग वर्ड्स हैं, आउटरेज, इंसल्ट, रिलीजियस फीलिंग्स। तो इवन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी ये जो लॉ है सही नहीं उतरता है। लास्ट में ना राइटर एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि देखो इन लॉ से ना सबसे बड़ा खतरा जानते हो किसी बाहरी इंसान को नहीं होता, बल्कि धर्म के अंदर बैठे समाज सुधारकों को होता है। जैसे ज्योतिराव फूले जी की कहानी आप देखो, 1870s में ना उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी लिखी। अब ये जो किताब थी ना ये ब्राह्मणिकल रिलीजियस अथॉरिटीज और कास्ट सिस्टम को चैलेंज करने के लिए थी। उन्होंने मिथोलॉजिकल स्टोरीज को टूल बना के लोअर कास्ट का जो शोषण था उसको एक्सपोज किया। इसके अलावा देखो हामिद दलवाई इन्होंने मुस्लिम सत्यशोधक मंडल बनाया था, मुस्लिम औरतों के साथ में ट्रिपल तलाक और पोलीगैमी के खिलाफ में मार्च किया, लेकिन उन्हें बहुत गालियां झेलनी पड़ी, समाज से इनको अलग कर दिया गया। तो ऐसे जो सोशल रिफॉर्मर्स है ना इनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इन लॉज की जो अभी पंजाब सरकार ने बनाया है। इवन मॉडर्न एरिया में देखो बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के कानून की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है। जैसे पेरूमल मुरुगन तमिल नोवेलिस्ट हैं, उनकी एक नोवेल आई थी जिसका नाम था, नाम है माधोरुबगन। अब इसको बैन किया था, इसके नोवेल लिखने के कारण इनको काफी हरास किया गया था। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ऑथर जो है मर चुका है। मद्रास हाईकोर्ट ने इसको रिस्टोर किया 2016 में। फिर एमएफ हुसैन, पेंटिंग्स के वजह से उन्हें काफी थ्रेट्स झेलनी पड़ी। वेंडी डोंगियर, रेहाना फातिमा, अमीश देवगन ने तो टीवी डिबेट में ना गलत हिस्टोरिकल नाम ले लिया था, तो 5 स्टेट्स में उनके खिलाफ में 7 एफआईआर दर्ज हो गई। और देखो ऐसा नहीं है कि इंडियन लॉ जो है वो सिर्फ फ्री स्पीच को दबाता है, एक दूसरा एंगल भी है। 2 दिसंबर 1948 को ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने ये क्लियरली बोला था, हमें ये आजादी किस लिए चाहिए, ताकि हम अपने सोशल सिस्टम को रिफॉर्म कर सकें। रिलीजन को इतना वास्ट जुरिडिक्शन नहीं दे सकते कि कोई भी वो लेजिस्लेशन जो है वो रोक दे। तो इस विजन को आगे बढ़ाते हुए 2 प्रोग्रेसिव लॉज आए, जैसे महाराष्ट्र का एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 में आया जो सुपरस्टिशन को रोकता है। सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 ये सती के ग्लोरिफिकेशन को भी रोकता है। लेकिन देखो ऐसी सिचुएशन में भी ये जो एक्ट आ रहा है ये गलत है, क्योंकि देखो वायलेंस भड़काना अलग चीज है,
लेकिन कोई छोटी सी बात बोल देना जिससे उसने वायलेंस नहीं भड़काया है, उसके लिए उम्र कैद की सजा, ये टोटली गलत है। आपको क्या लगता है इस एक्ट के बारे में, आप भी बताइए। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये क्वेश्चन कहां गया रे? ये रहा, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो बेसिक्स क्लियर करते हैं। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इलेक्टोरल इंटीग्रिटी? मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लो आप ना एक गेम खेल रहे हो, लेकिन मान लो अगर रेफरी बाइस्ड है, या फिर गेम के बीच में ही रूल्स को चेंज कर दिया जाए, तो क्या ये फेयर है? नहीं फेयर है। तो बस वैसे ही है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, फेयरनेस इन द डेमोक्रेटिक गेम। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी में तीन चीजें आती हैं। पहला, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी सारे जो लोग हैं वो सेम रूल्स के साथ में खेलें। दूसरा, इंक्लूसिवनेस, सारे जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं वो वोट कर सकें, कोई भी पीछे ना छूटे। तीसरे नंबर पे क्रेडिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स जो हैं, रिजल्ट्स सारे रिजल्ट्स पे बिलीव करें, मतलब कोई फ्रॉड ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जैसे रिजल्ट आए सबका विश्वास हो कि हाँ भाई रिजल्ट ठीक है, हम हारे हैं लेकिन ठीक है रिजल्ट। तो ये काफी डेलिकेट बैलेंस है, हमें फ्रॉड रोकना चाहिए, क्योंकि देखो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। एक बार पब्लिक ट्रस्ट अगर टूट गया तो फिर वो पब्लिक ट्रस्ट वापस नहीं आता है। हमारे देश में देखो अलग अलग इलेक्टोरल लॉज हैं इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 324 जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है, सुपरिंटेंडेंट्स की डायरेक्शन देता है ताकि इलेक्शन ठीक से कंडक्ट करवाए जा सकें। आर्टिकल 326 जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से संबंधित है, कि जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, ये इलेक्टोरल रोल के प्रिपेयर करने से संबंधित है, यानी इलेक्शन से पहले का जो काम वगैरह है उससे डील करता है ये एक्ट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये एक्चुअल इलेक्शंस के कंडक्ट से संबंधित है। तो ये कुछ इलेक्शन मशीनरी है हमारे देश में, लाज हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। और देखो इलेक्शन कमीशन ने ना पूरे इलेक्टोरल साइकिल को ना टेक ड्रिवन और सिटीजन सेंट्रिक बनाने की कोशिश की है, और इसके लिए ना बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे सबसे पहले है एरोनेट। इरोनेट क्या है? ये है इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखो एक पूरे इंडिया का सेंट्रल वेब बेस्ड डेटाबेस है, और ये डुप्लीकेट वोटर्स को ना नेशनली डिटेक्ट करता है। फिर है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को रिपोर्ट करने के लिए है। इसमें क्या है, यूजर ना जियो टैग्ड लाइव फोटो वीडियोस अपलोड करता है, 100 मिनट्स के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड को स्पॉट पर एक्शन लेने के लिए भेजा जाता है, ये भी बढ़िया है। फिर नेक्स्ट है ईवीएम वीवीपैट। ईवीएम वीवीपैट तो आपको पता ही है। ईवीएम वीवीपैट की सहायता से ना, जैसे ही आप ईवीएम में अपना बटन दबाते हो वो पर्ची भी आ जाती है, पर्ची आ जाती है, दिखता है वीवीपैट मशीन में कि आपने किसको वोट किया है, तो एक प्रकार से वेरीफाई हो जाता है। फिर एक स्वीप इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें स्वीप लिखा नहीं हुआ है ना, स्वीप इनिशिएटिव लिया गया है। स्वीप वोटर्स को अवेयर करने के लिए है, स्वीप जो एप्लीकेशन है वोटर्स को अवेयर करने के लिए है। तो ये बढ़िया बढ़िया जो स्टेप्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं इलेक्शंस बढ़िया से करवाने के लिए। अब कंपेयर करते हैं, चूंकि देखो कंटेक्स्ट ये था, यूएस के जो राष्ट्रपति थे ट्रंप थे ना, ट्रंप ने तारीफ की थी, ट्रंप ने हमारे इलेक्शन कमीशन की तारीफ की कि यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड होते हैं, यहाँ पे सिस्टम बढ़िया है। तो कंपेयर करते हैं इंडिया और यूएस का जो सिस्टम है। जैसे सबसे पहले देखो हमारे देश में इलेक्शन करवाने के लिए एक सेंट्रल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में लीड करता है। सेंटर के इलेक्शंस और स्टेट के इलेक्शंस यही बॉडी करवाती है। वहां पे एक इलेक्शन बॉडी नहीं करवाती, वहां पे हाईली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। 50 स्टेट्स और हजारों लोकल कंट्री के जो क्लर्क्स हैं ना, वो इलेक्शंस को एडमिनिस्टर करते हैं। हमारे देश में वोटर आईडी कार्ड होता है, दूसरे अल्टरनेटिव भी चलते हैं वोट देने के लिए, लेकिन वहां पे ना यूएस में वेरी करता है स्टेट बाय स्टेट। कुछ स्टेट
में वोटर आईडी की आवश्यकता होती है इलेक्शन में वोट देने के लिए, और कुछ स्टेट्स में आवश्यकता नहीं होती है। हमारे देश में ईवीएम है और वीवीपैट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जबकि यूएसए में मिक्स है एक प्रकार से। कहीं कहीं पेपर बैलेट का इस्तेमाल होता है, कहीं ऑप्टिकल स्कैन, कहीं ईवीएम, मतलब स्टेट्स वाइज वेरी करती हैं चीजें। नेक्स्ट, वोटर रजिस्ट्रेशन। हमारे देखो इरोनेट से ऑटोमेटिक जो इलेक्टोरल रोल है वो अपडेट हो जाता है, लेकिन वहां पे यूएस में ना मोस्टली अपने आप वहां पे इलेक्टोरल रोल अपडेट नहीं होता। वहां पे जो रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है ना वो स्टेट स्पेसिफिक है। हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन की बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑटोनोमस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहां पे फेडरल इलेक्शन कमीशन है, इसके अलावा स्टेट की अलग से बॉडीज हैं इलेक्शन करवाने के लिए। हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म रूल्स हैं, सभी स्टेट्स में सेम रूल्स फॉलो होते हैं इलेक्शन करवाने में, लेकिन वहां पे इलेक्शन के जो रूल्स हैं वो वेरी करते हैं स्टेट बाय स्टेट कि कैसे इलेक्शन करवाए जाएंगे। फिर देखो हमारे देश में ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बढ़िया बढ़िया जजमेंट्स भी दिए हैं इलेक्शंस में फेयरनेस लाने के लिए। जैसे 2002 में एक एक्ट आया था, 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई सिटीजन्स को ना कैंडिडेट के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स और क्वालिफिकेशन जानने का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। पता होना चाहिए सिटीजन्स को कि जिस कैंडिडेट को हम चुनने वाले हैं उसके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, उसके पास में कितनी एसेट्स हैं, सब पता होना चाहिए। फिर 2013 में पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वोटर्स का, वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए सबसे बेसिक राइट है। फिर इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना 2013 के एक केस में ये बोला नोटा जो ऑप्शन है वो होना चाहिए ईवीएम में। अगर सिटीजन्स किसी को भी नहीं चुनना चाहते तो उनके पास में ऑप्शन होना चाहिए। फिर 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी बढ़िया बढ़िया जजमेंट्स आए हैं इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करने के लिए। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है प्योरिटी वर्सेस इंक्लूसिविटी ट्रेड ऑफ। डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के चक्कर में देखो जेन्युइन वोटर रह गए, इसका भी आरोप लगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। दूसरा, पॉलिटिकल वेपनाइजेशन ऑफ वेरिफिकेशन रूल्स। ये आरोप लगे कि जानबूझ के किसी किसी एरिया में जानबूझ के वोट काटे गए इलेक्शन को जीतने के लिए। जैसे पर्टिकुलर एरिया में मान लो फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी के वोट काट दिए, फॉर एग्जांपल हिंदुओं के या मुस्लिम्स के, तो इससे क्या होगा, इससे एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। फिर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए भी अभी भी उनके नाम कई बार नहीं आ जाता इलेक्टोरल लिस्ट में, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो एल्डर्स हैं, वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, अब वो वोट नहीं बनवाते फिर कई बार नई जगह पे जाके। फिर नेक्स्ट, ईवीएम में भी ट्रस्ट के जो सवाल हैं वो कई बार उठते रहते हैं, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शांत करना चाहिए। तो ये चैलेंजेस अभी भी हैं। वे फॉरवर्ड में क्या बोला जाता है कि इलेक्टोरल रोल को कंटिन्यूअसली अपडेट किया जाए ट्रांसपेरेंसी के साथ में, फेयरनेस के साथ में, और गवर्नमेंट डेटाबेस के साथ में इलेक्टोरल रोल को सिंक्रोनाइज किया जाए कि भाई जिसका सिविल रजिस्ट्रेशन है, आधार है, उसको इलेक्टोरल रोल के साथ में लिंक किया जाए ताकि डुप्लीकेशन को डिटेक्ट किया जा सके। और अगर किसी का वोट डिलीट होता है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, उसको मौका दिया जाना चाहिए। फिर सबसे लास्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस इंश्योर करना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये क्वेश्चन था जो आपको अटेम्प्ट करना है, तीसरा क्वेश्चन है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।